नमस्कार। वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज रतनलाल शर्मा। आज मैं आपको क्लाउज के कुछ सेंटेंस बताने वाला हूँ कि क्लाउज के सेंटेंस किस प्रकार से उनको जोड़े जाते हैं, कैसे क्लाउज में मेन क्लाउज को और सबऑर्डिनेट क्लाउज को जोड़ते हैं, कहाँ पर उनका यूज होता है, हु, विच, दैट जैसे मान लीजिए इन शब्दों का कहाँ यूज करते हैं, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए कुछ सेंटेंसों के माध्यम से शुरू करें। सबसे पहले तो ये है कि क्लाउज होता क्या है, ये देख लीजिए। क्लाउज होता है कि जैसे मान लीजिए ये कि क्लाउज किसी बड़े वाक्य का एक छोटा सा भाग होता है जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब का होना अनिवार्य है। जिसमें एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा तो एक क्लाउज हो जाएगा। अब ऐसे में जैसे मान लीजिए अब मेन क्लाउज भी होता है और सबऑर्डिनेट क्लाउज भी होता है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में क्या होता है कि सेंस इनकम्प्लीट रहता है और मेन क्लाउज में सेंस कंप्लीट रहता है। अब उन दोनों को हम किस तरह से जोड़ते हैं, आइए यही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, क्लाउज, क्लाउजेस, क्लाउज का आज का हमारा पहला सेंटेंस देखिएगा। The grass was green. घास हरा था। The grass was green. The cows were eating it. अब ये the grass was green, घास हरा था। The cows were eating it, गायें इसे खा रही थी। अब इसको हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? अब देखना है कि ग्रास क्या है। अब जैसे मान लीजिए अभी अगर हमें व्यक्ति के बारे में बताना हो, सब्जेक्ट के बारे में बताना हो तो उसको हम हु से जोड़ेंगे। अगर हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताना हो तो हम उस वाक्य को हुम से जोड़ेंगे। यदि हमें किसी के संबंध के बारे में बताना हो, किसी चीज के बारे में संबंध दिखाना है तो हम वहाँ जैसे कि माई है, आवर है, योर है, हिज है, डियर है, ऐसे शब्दों के स्थान पर हम हुज का यूज करेंगे। हुज का मतलब होता है, विच का अर्थ होता है जिसका, जिसके, और हुम का अर्थ होता है जिसका हम ऑब्जेक्ट जाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका अर्थ होता है जिसको या जिसे या जिससे। ये अब हु का अर्थ होता है जो या जो की। विच का भी यही अर्थ होता है, जो या जो की। विच का यूज और दैट का यूज हम जो है, विच का यूज हम निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं या हम जानवरों के लिए करते हैं। दैट का यूज हम व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए कर सकते हैं और जानवरों के लिए भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं, तो आप देखिएगा जरा समझते हुए। क्या लिखा है कि दी ग्रास वॉज ग्रीन, घास हरा था। दी गाउज वर ईटिंग इट, गायें इसे खा रही थी। इसको हमें जोड़ना है। किससे जोड़ेंगे? विच से। ये विच से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा आइए हम आपको बताते हैं कि हमें विच का प्रयोग करना है एंटीसीडेंट के बाद में, या फिर यूं कहें इस डब्ल्यूएच वाला जो शब्द होता है इससे पहले वाला जो एंटीसीडेंट होता है, यदि वो निर्जीव है, मान लीजिए यानी व्यक्ति नहीं है, कहने के तात्पर्य अगर वो व्यक्ति नहीं है, ठीक है, निर्जीव वस्तु है मान लीजिए,
तो व्यक्ति नहीं है तो फिर हम उसको यूज जो है विच से करेंगे, विच से हम उसको जोड़ेंगे। तो जैसे अब मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, इसका जो एंस है, जैसे यहाँ पहले लिखा जाएगा द ग्रास, द ग्रास, यहाँ लिखा जाएगा विच, WHICH, द ग्रास विच द काउज वर ईटिंग, द ग्रास विच द काउज वर ईटिंग, जिसे गायें खा रही थी, ईटिंग, द ग्रास विच द काउज वर ईटिंग, जिस घास को, अब द ग्रास विच द काउज वर ईटिंग, घास जिसे गायें खा रही थी, या तो हम इस तरह से इसकी हिंदी बना लें, या फिर हिंदी ये बनाएं, द ग्रास विच द काउज वर ईटिंग, जिस घास को गायें खा रही थी। अब ईट को हटाना है, ईट किसके लिए है, घास के लिए है, तो हमने यहाँ नाउन लगा दिया, तो ईट की आवश्यकता नहीं है, नाउन लगाएंगे तो प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखना है कि ईट किसके लिए है, घास के लिए है, तो हमें ईट नहीं लगाना है, ग्रास लगा लिया। इसलिए विच से पहले एंटीसीडेंट क्या है, ग्रास, ये एंटीसीडेंट है, इसकी पूर्ववर्ती शब्द है, वो निर्जीव है मान लीजिए, यानी वो नहीं है, जैसे मान लीजिए व्यक्ति नहीं है, न हु इसके लिए आ सकता है, न होम आ सकता है, न विच, इसमें हु होम का यूज होगा, और न ही इसमें उसका यूज होगा, विच का यूज होगा इस रिफ्यूज में। तो द ग्रास विच द काउज वर ईटिंग वाज ग्रीन, ये यहाँ लिख देंगे, वाज ग्रीन, वाज ग्रीन, तो ये हुआ कंप्लीट आंसर। तो द ग्रास विच द काउज वर ईटिंग वाज ग्रीन, जिस घास को गाय खा रही थी वो हरा था, घास कैसा था, वो हरा था। तो ये पहला वाक्य हमने किससे जोड़ा है, विच से जोड़ा है, ये हुआ आंसर इसका। दूसरा देखिए, the boat was still at the bottom of the river, ये पहला सेंटेंस है, river, the boat was still at the bottom of the river, नौका अभी भी नदी के तलहटी पर था, नदी के नीचे था, कहने का मतलब है नदी के तलहटी पर था, अभी भी नौका जो है नदी के तल पर था, अभी भी। It sank yesterday. The boat was still at the bottom of the river. नौका अभी भी नदी के तल में था। It sank, ये डूब गया था, yesterday, कल, ये कल डूब गया था नौका। तो अब क्या करना है इसको, अब यहाँ देखना है बात किसकी हो रही है, नौका की। नौका क्या है, निर्जीव वस्तु है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, विच, ये आपको स्वतः ही पता लगाना होगा। यहाँ आपको ये बताया जा भी सकता है एग्जाम में, इसे विच से जोड़िए, अगर नहीं भी दिया जाए ऑप्शन, आपको विच नहीं भी दिया जा रहा है, तो भी आप वाक्य को देख करके आप पता लगा जरूर सकते हो। कि आप एंटीसीडेंट देख लीजिए, इसके पहले वाले वाक्य में एंटीसीडेंट क्या है, सजीव है, व्यक्ति के बारे में है, या उसके ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है, या संबंध के बारे में, जैसे मान लीजिए पजेसिव के बारे में कहा जा रहा है,
तो किस चीज के बारे में वो कहा जा रहा है, पॉजेसिव है या ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, ये आपको देखना होगा। तो इसमें क्या है कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है ये निर्जीव है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे किसका, विच का। आइए इस तरह इसको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एएनएस यानी आंसर लिखेंगे दी बॉट। अब इसमें क्या है कि दी बॉट हमने लिखा, दी बॉट विच नौका जो, अब क्या है कि इट की हमें आवश्यकता नहीं है, नौका जो सैंक यस्टरडे कल जो डूब गई थी, दी बॉट विच सैंक। अब क्या करना है, विच लगा करके अब ये दूसरे वाक्य वाला सैंक यस्टरडे लिखना है, सैंक यस्टरडे। यस्टरडे देखिए यस्टरडे दी बॉट विच सैंक यस्टरडे, जो नौका यानी कि जो नौका कल डूब गई थी, जो नौका कल डूब गई थी यानी वह नौका जो कल डूब गई थी। तो अब क्या करना है कि वॉज स्टिल, अब यहाँ से लिखना है, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा उतारना है, ठीक है, ये पूरा ही अब लास्ट में आ जाएगा। तो दी बॉट विच सैंक यस्टरडे, अब क्या करना है कि वॉज, ये वॉज लगा करके वॉज स्टिल एट दी, was still at the bottom, still at the bottom of the river, अभी भी वो नदी के नीचे तल में थी, नौका जो कल डूबी थी वो अभी भी नदी के तल में थी। ये हो गया इसका। आगे हम अगला सेंटेंस लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। The dog had, the dog had been chained, कुत्ते को जंजीर से बांध दिया गया था। कुत्ते ने किसी को नहीं बांधा है जंजीर से, बल्कि कुत्ते को जंजीर से बांधा गया था, कुत्ते को जंजीर से बांधा गया था, ये इसका हिंदी। It beat him, इसने उसे काट लिया था, yesterday, इसने उसे कल काट लिया था। अब जो इसमें इस वाक्य के अंदर आप देखिए, यहाँ तो कोई है ही नहीं हमारे, यहाँ वर्ब है, ये भी यहाँ से लेकर ये मेन वर्ब है, ठीक है, तो ये वर्ब का हिस्सा है, इसमें कोई नाउन नहीं है, नाउन तो यहाँ बैठा है। तो अब ये प्रोनाउन है, इस दूसरे वाले वाक्य का प्रोनाउन ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडवर्बियल है, ठीक है जी। इसमें क्या है कि ये समय का नाम है, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। तो अब क्या करते हैं, दी डॉग, ये वाला जो है इसमें, जैसे इसमें सब्जेक्ट ये था, इसका सब्जेक्ट ये था और इसका सब्जेक्ट ये था। अब इसमें दी डॉग जो है ये सब्जेक्ट है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम दी डॉग लिखेंगे यहाँ, डॉग। तो डॉग जो है कि जानवर है, इसका जो वाक्य आता है इसको हम जोड़ेंगे किससे, विद से। आज मैं आपको विद से कई प्रकार के वाक्य जो है मैं आपको बना करके इसमें दे रहा हूँ जोड़ करके, और आप समझिएगा। दी डॉग लिख करके उसके बाद में क्या लिखना है, विच, दी डॉग विच, WHICH, दी डॉग विच, इट को हटाइएगा, बीट हिम यस्टरडे, दी डॉग विच बीट का मतलब है काट लेना, काट लिया, दी डॉग विच बीट हिम, जिस कुत्ते ने उसे काट लिया था, जिस कुत्ते ने उसे काट लिया था, ठीक है, जिस कुत्ते ने उसे काट लिया था, कब, यस्टरडे, यहाँ लिखिएगा यस्टरडे, IESTER
DAY, जिस कुत्ते ने उसे कल काट लिया था, पूरा लिखना ही है। उसके बाद में क्या लिखना है, हैड बीन चेन्ड अप, उसे जंजीर से अब बांध दिया गया था। तो यहाँ क्या लिखना है, हैड बीन चेन्ड अप, क्या लिखना है, चेन्ड अप, CHAINED, चेन्ड अप, उसे अब जंजीर से बांध दिया गया था। इस तरह से इनको हम वाक्य को जोड़ते हैं। अब उसके बाद में जो हमें अगले वाक्य में अगला सेंटेंस देखिएगा, ये मिटा देते हैं। अगला देखिए, इसमें the tree was very big, the tree was very big, it fell on their house, यह उनके घर पर गिर गया था। ये है the tree was very big, पेड़ बहुत बड़ा था, पेड़ बहुत बड़ा था, वृक्ष जो है बहुत बड़ा था। it fell on their house, यह उनके घर के ऊपर गिर गया था। ये हुआ इसमें। अब जो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, the tree, इस वाक्य का सब्जेक्ट है the tree। अब नाउन के बाद में हमें WH वाला शब्द रखना है, जिसको हम जोड़ना चाहते हैं। जो हमारा प्रोनाउन है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन है, जिससे हम वाक्य को जोड़ रहे हैं। जो हमारा जोड़ने वाला जो शब्द है उसको हम इसके यानी एंटीसीडेंट के बाद में लिखेंगे। तो ये क्या है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसको हम जोड़ेंगे किसे, विच से। आइए हम विच से फिर से इसको जोड़कर आपको सिखा रहे हैं। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, दी ट्री लिखने के बाद में यहाँ लिखेंगे विच, दी ट्री which जो पेड़ है ना। अब इसमें क्या है कि जो पेड़ नहीं वह वृक्ष जो, अब यहाँ इट को हटाएंगे, फेल ऑन देयर हाउस, जो उनके घर के ऊपर गिर गया था। which fell on their, THEIR, on their house, जो उनके घर के ऊपर गिर गया था। फिर क्या हुआ, was very big, बहुत बड़ा था, was very big, जो बहुत ही बड़ा था। अब ये वाक्य सही है या गलत है, आपको ये अगर मान लीजिए लगे कि ये सही है गलत है पता नहीं चल रहा है आपको, तो आइए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अब इसमें क्या है कि दी ट्री, मैं अंडरलाइन खींच रहा हूँ, वहां से वहां तक जोड़ लेना। दी ट्री वॉज वेरी बिग, पेड़ बहुत बड़ा था। कौन सा पेड़, ये बीच वाला टुकड़ा पढ़ लीजिए, कौन सा पेड़, विच फेल ऑन देयर हाउस, जो उनके घर के ऊपर गिरा था। ठीक है, अब पेड़ के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है ना। और इसमें बताया गया है कि पेड़ का जो वर्णन है इसके अंदर दिखाया गया है, पेड़ के बारे में इसमें कहा गया है, और बाकी हिस्सा आपको यहाँ मिल रहा है। वॉज वेरी बिग, बहुत बड़ा था, पेड़ जो उनके घर के ऊपर गिर गया था वो बहुत बड़ा था, ये इसमें बताया गया है। तो बीच को हमें कहाँ रखना आपको पता चल रहा है, आप समझ रहे हैं। देखिए अगला, the dress was very nice, पोशाक बहुत सुंदर थी, पोशाक बहुत सुंदर थी। she made it last week, उसने इसे पिछले सप्ताह बनाई थी। The dress was very nice, पोशाक बहुत सुंदर थी, और she made it, उसने इसे बनाई थी लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। अब हमें इसको जोड़ना है किससे,
विच से। अब विच से जोड़ना है, क्या गारंटी इसको विच से जोड़ना है? तो देखना है पहले वाक्य में नाउन कहा, ये नाउन है नहीं है, ये नाउन है नहीं है, ये क्या है नाउन है नहीं है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, मान लीजिए मेन वर्ब है, इसमें तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। आपको ये कहीं लगे कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो इसके मेन वर्ब होता तो ये हेल्पिंग वर्ब होता, अन्यथा ये खुद ही अपने आप में मेन वर्ब है। उसके बाद में वेरी क्या है कि एडवर्ब है, और नाइस क्या है एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो नाइस कितना है, वेरी है ना बहुत, जो अगर जो विशेषण की विशेषता को बताएगा वो कौन होगा, एडवर्ब होगा। एडवर्ब क्या करता है, विशेषण की विशेषता बताए, वर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है ना, या किसी एडवर्ब की ही विशेषता वो बता देता है, ठीक है, ये होता है इसमें। तो एडवर्ब का काम ये होता है, एडवर्ब या तो किसी वर्ब की विशेषता बताएगा, या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, या दूसरे किसी एडवर्ब का ही विशेषता वो बताएगा, उसको वो क्वालिफाई करेगा। अब देखना ये है कि और विशेषण क्या करता है, विशेषण केवल नाउन की विशेषता बताएगा, ये प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है ये, और कुछ नहीं करेगा ये। आगे देखिए, तो अब यहाँ पर क्या है कि दी ड्रेस ये निर्जीव है, तो हमें ये देख लेना है कि ये निर्जीव है सजीव है। मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति का नाम होता तो हम उसको हु से जोड़ते, ठीक है ना, हु से जोड़ते, बॉय होता मैन होता तो हम उसको हु से जोड़ते, लेकिन अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ क्या है कि दी ड्रेस है, ड्रेस कोई व्यक्ति नहीं है, पोशाक है, तो ये जाहिर है ये निर्जीव है, तो हमें क्या करना है, विच से जोड़ना है, पेड़ को विच से जोड़ना है, जानवर को विच से जोड़ना है, और पोशाक है ऐसी चीज है, पोशाक या कोई वस्तु है तो उसको भी विच से ही जोड़ना है। आइए उसको जोड़कर बना रहे हैं। तो क्या करना है, दी ड्रेस लिखना है, दी ड्रेस विच WHICH, दी ड्रेस विच से मैड, जिसे उसने बनाया था, जिसे विच से मैड, ईट को फिर से हटाना है, विच से मैड लास्ट वीक, विच से मैड लास्ट वीक, जिसे उसने पिछले सप्ताह बनाई थी। अब क्या करना है, वॉज वेरी नाइस, बहुत सुंदर थी। अब यहाँ क्या लिखना है, वॉज कौन से, ये रहा, वेरी नाइस, तो यहाँ लिखिए वेरी नाइस, ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। तो दी ड्रेस विच शी मेड लास्ट वीक, जिस पोशाक को पिछले सप्ताह उसने बनाई थी, वॉज वेरी नाइस, बहुत सुंदर थी, ये हुआ। और ये आपका 5वां सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए चढ़ा, दी कैमरा, the camera was very expensive, कैमरा कैसा था, बहुत महंगा था। दी कैमरा वॉज वेरी एक्सपेंसिव, कैमरा बहुत महंगा था, ये इसमें है। he bought it last month, ये है इसमें, कैमरा बहुत महंगा था, he bought it, उसने इसे खरीदा था, लास्ट मंथ, पिछले महीने। अब क्या करना है, इस वाक्य पहले वाले वाक्य को देख लीजिए जरा। अब ये इसे किस रिलेटिव प्रोनाउन से आपको इसको जोड़ना है, ये देखना है, कौन सा इसमें कंजक्शन यूज किया जाएगा, कंजक्शन कौन सा होगा इसमें, कंजक्शन क्या रहेगा। अब देखिए कैमरा है, कैमरा क्या सजीव है, नहीं है, निर्जीव वस्तु ही। तो अब आपका जो कंजक्शन का जो वर्ड है वो रहेगा विच। इसको देखने से आपको पता चल जाएगा, यदि कोई वस्तु है, यदि कोई जानवर का नाम है, तो इसको आपको विच से जोड़ना है। तो आइए इसको विच से जोड़ते हैं। इसको लिखना है कुछ इस तरह, दी कैमरा, ये हो गया, दी कैमरा विच। अब यहाँ क्या लगाना है, विच से इसको जोड़ना है, विच ही बाउट, जिसे उसने खरीदा था, ही बाउट। अब ईट को क्या है, हटाना है, ईट किसके लिए आया है, कैमरे के लिए, तो कैमरा लगा दिया तो ईट की आवश्यकता नहीं है। तो दी कैमरा विच ही बाउट, जिस कैमरे को उसने खरीदा था,
लास्ट मंथ पिछले महीने, यहाँ लिखना है लास्ट मंथ, लास्ट मंथ जिसे उसने पिछले महीने खरीदा था। अब क्या है कि ये भी हो गया, अब रह गया क्या, ये रह गया, इसको लिख लीजिएगा वॉज वेरी, अब यहाँ लिखना है वॉज वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत ही महंगा था, एक्सपेंसिव, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ये हुआ। तो ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। दी कैमरा विच ही बॉट लास्ट मंथ, जिस कैमरे को उसने पिछले महीने खरीदा था, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा था, ये हुआ कंप्लीट हो गया। देखिए अगला सेंटेंस, The man is a beggar. The man is a beggar. व्यक्ति एक भिखारी था, भिखारी है, is meaning है, व्यक्ति एक भिखारी है, ये हुआ पहला सेंटेंस। You gave him money. You gave him money, ये हुआ। The man is a beggar. व्यक्ति एक भिखारी है। You gave him money. तुमने उसे पैसा दिया, ठीक है, तुमने उसे धन दिया, नहीं पैसा दिया। अब क्या करना है, अब इसमें क्या लगा, अब बिना कोई शब्द कंजक्शन की जानकारी के आप इसे हल कैसे करेंगे। देखिए ये दी मैन है, इस वाक्य का सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट है इसमें, तो सब्जेक्ट ये कौन है, व्यक्ति, तो व्यक्ति है ये। अब ये सब्जेक्ट है इस वाक्य का, तो सब्जेक्ट के बारे में हमें लिखना है, तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता कौन है, हु किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए, हु को हमें यहाँ से लिखना होगा। तो पहले हम इसको एंटीसीडेंट को रखेंगे, उसके बाद में हु लगाएंगे कंजक्शन। देखिए आगे तो क्या करते हैं कि दी मैन लिखेंगे पहले, दी मैन यहाँ क्या लिखेंगे, हु, दी मैन हु, वह व्यक्ति जिसको, यानी कि जिसे, यू गैव मनी, जिसे आपने पैसा दिया, दी मैन हु यू, जैसे ये वाक्य है, ये हु से तो क्या मान लीजिए, ये हुम से ही हमें जोड़ना होगा, हु से नहीं जुड़ेगा ये हुम, यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में आ रही है बात ये। तो दी मैन इज ए बिगर, वह व्यक्ति जिसको आपने पैसा दिया, आपने पैसा किसको दिया, हिम को दिया, यू क्या हिम, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्या, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को बताने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, हुम का, तो यहाँ हु नहीं आएगा, हु तो आएगा सब्जेक्ट के लिए। तो दूसरे वाले वाक्य में हिम बैठा है, इसलिए इसको हमें देखना है हुम के रूप में, हमें हिम को बताना है, इसलिए हमें हुम लगाना पड़ रहा है। तो दी मैन हुम, वह व्यक्ति जिसको, यू गैव आपने दिया, जिसको आपने दिया, क्या दिया, whom you gave, क्या दिया, मनी, पैसा दिया, MONEY, ठीक है। दी मैन whom you gave money, जिस व्यक्ति को आपने पैसा दिया, ठीक है ना, इज ए बिगर, एक भिखारी है, ये लिखना है, क्या लिखना है, इज ए बिगर, क्या है वो, एक भिखारी है, ठीक है ना, ये हुआ। अब इसमें आप पता चल गया कि इसे होम से जोड़ना है, हुम से नहीं बल्कि होम से, क्योंकि इधर हिम बैठा था ना, तो अब हिम को लिखना नहीं है, हिम को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हिम के स्थान पर कौन आ गया, होम आया है। होम किसको बताता है, हिम को बताता है। अब हिम कौन है, अब हमें हिम नहीं, ही नहीं लिखना है, नहीं हिम लिखना है, हमें दी मैन लिख दिया, हमने नाउन लिख दिया, तो प्रोनाउन की हमें आवश्यकता नहीं होगी, और ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हम होम का यूज करते हैं, ये आपको मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। आगे देखिए अगला जो सेंटेंस है, लिखिएगा, दी गर्ल इज माई डॉटर, लड़की मेरी बेटी है, दी गर्ल इज माई डॉटर, वह लड़की मेरी बेटी है, यानी पुत्री है। तो आगे देखिए कि यू टीच हर, आप उसे पढ़ाते हैं। देखिए
अब इसमें क्या है कि दी गर्ल इज माई डॉटर, लड़की मेरी बेटी है। यू टीचर, आप उसे पढ़ाते हैं, ये हुआ इसमें, आप उसे पढ़ाते हैं। तो अब इसको कैसे लिखना है कि अब आप उसे पढ़ाते हैं, अब हमें ये लड़की किसके लिए है, हर, इसके लिए आया है, ऑब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ स्पष्ट हो चुका है कि जो ऑब्जेक्ट को दिखाएगा वो क्या होगा, होम। होम ऑब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट को बताने के लिए आता है। तो आइए लिखते हैं यहाँ दी गर्ल, दी गर्ल, दी गर्ल whom, the girl whom you teach, जिसे आप पढ़ाते हैं, जिसको आप पढ़ाते हैं, teach है ना, ये teach हो गया। the girl whom you teach, जिस लड़के को, यानी कि जिस लड़की को तुम पढ़ाते हो, ऐसा भी हो सकता है, जिस लड़की को आप पढ़ाते हैं, यानी वह लड़की जिसको आप पढ़ाते हैं, ऐसे भी आप पढ़ा सकते हो। is my daughter, मेरी पुत्री है, ये आप यहाँ लिखिएगा, is my daughter, is my daughter, मेरी पुत्री है। the girl whom you teach is my daughter, ऐसे ये बन गया। कंप्लीट हुआ एक्शन, आगे देखिए। अगर मैं लिखता हूं the boy is very poor, ये लिखा हूं। अब अगला जो दूसरा वाक्य है, जैसा कि मान लीजिए she gave him some money, ये है मान लीजिए सेंटेंस। दी बॉय इज वेरी पुअर, लड़का बहुत गरीब है, लड़का बहुत निर्धन है। यहाँ गरीब नहीं बल्कि निर्धन कहा जाए तो और भी अच्छी बात है। लड़का बेचारा, बहुत बेचारा है, अर्थात वो बहुत निर्धन है। सी गैव हिम, उसने उसे दिया, सम मनी, कुछ धन, उसने उसे कुछ धन दिया। अब हमें, लड़का कौन है, हिम है ना, हिम को ही दिया था ना उसने पैसा, ठीक है। अब हिम को दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, होम का। और होम यूज कहाँ करना है, इसके नाउन के तुरंत लिखना है होम। तो लिखना है इस तरह, तो दी बॉय, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ दी बॉय, और फिर लिखेंगे होम, दी बॉय होम, जिस लड़के को। दी बॉय होम का मतलब है जिस लड़के को। शी गैव सम मनी, जिस लड़के को उसने कुछ पैसा दिया। होम शी गैव, होम शी गैव सम मनी, तो यह हुआ सम मनी, जिस लड़के को उसने कुछ पैसा दिया, ठीक है। इज वेरी पुअर, बहुत गरीब है, ये है बिल्कुल सही। तो क्या होगा, इज वेरी पुअर, यहाँ हम लिखेंगे इज वेरी पुअर, बहुत ही निर्धन है। दी बॉय होम शी गैव सम मनी, जिस लड़के को उसने कुछ पैसा दिया, कुछ धन दिया, इज वेरी पुअर, वह बहुत ही गरीब है। तो ये हुआ आपका होम से अगला वाक्य। देखिए इससे आगे वाला वाक्य भी। This is the boy, this is the boy, ये वाला देखिए। अगर मैं लिखता हूं all like him, और क्या है, अपने आप में एक बहुवचन होता है, और क्या है, बहुवचन सब्जेक्ट है, मान लीजिए ये बहुवचन होता है, कभी एक वचन नहीं होता, और हो भी जाता है। अगर इसका अकेले का यूज किया जाए तो ये अकेला एक वचन हो भी जाता है। तो देखिए यदि मात्रा के रूप में हो तो दिस इज द बॉय, यह वह लड़का है, यह वह लड़का है, ऑल लाइक हिम, सभी उसे पसंद करते हैं। अब हिम किसके लिए आया है,
होम को दिखाने के लिए, यानी होम जो है हिम को दिखाएगा। तो यहाँ क्या लिखना है हमें कि अगला जो सेंटेंस है, दिस इज द बॉय, ठीक है ना, यहाँ क्या लिखना है, दिस इज द बॉय। तो यहाँ दिस तो कोई हम दिस को तो बता नहीं रहे कि इतना तो हमें उतारना ही पड़ेगा। यहाँ क्या होगा, दिस का दिस लिखना होगा और इसका भी इज लिखना होगा, ठीक है, दी बॉय। तो हमारा बॉय जो है यहाँ की बार हमें यहाँ मिला है, ये हमारा एंटीसीडेंट होगा और इसके बाद में हम whom का यूज कर सकते हैं, नाउन के बाद हम whom का यूज करें, खास करके ये बताने वाली बात है। बॉय कौन है, हिम है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, लड़का कौन है, हिम है। तो अब ध्यान क्या करना है, इसमें होम लगानी है। हम ऑब्जेक्ट को बता रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, होम का, और आगे ये एंटीसीडेंट हमको दिखाना पड़ता है, लड़का। दिस इज द बॉय, यह वह लड़का है, होम और लाइक जिसे सभी पसंद करते हैं, होम ऑल लाइक जिसे सभी पसंद करते हैं। दिस इज द बॉय होम ऑल लाइक, यह वह लड़का है जिसको सभी पसंद करते हैं। ये हुआ कंप्लीट। अगला देखिए, अगला सेंटेंस मैं यहाँ लिखने वाला हूं, अगर मैं यहाँ लिखता हूं कि द मैन इज माई फ्रेंड, वह व्यक्ति मेरा दोस्त है। द मैन इज माई फ्रेंड, वह व्यक्ति मेरा दोस्त है। ये पहला वाक्य। अब जैसे कि मान लीजिए अब दूसरा वाक्य लिखूं तो यू मैट हिम, तुम उसे मिले। मैट मैंने मिले, मिलता है यानी कि ऐसा नहीं है, मीट मैंने मिलना और मैट मैंने मिला, तो ये सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये क्या है, द मैन इज माय फ्रेंड, वह व्यक्ति मेरा दोस्त है। यू मैट हिम, तुम उससे मिले। तो इसमें क्या है कि अब हमें उनको दिखाने के लिए, अब व्यक्ति कौन है, जो व्यक्ति मेरा मित्र है, कौन व्यक्ति, जिससे तुम मिले थे, यानी उससे तुम उससे मिले थे, यानी कि उससे, तो कौन व्यक्ति। तो हमें हिम नहीं चाहिए, नाउन चाहिए, ठीक है ना, प्रोनाउन नहीं चाहिए, नाउन चाहिए, नाउन के तुरंत हम उसका यूज करते हैं। तो आइए लिखते हैं, तो दी मैन लिखेंगे सबसे पहले यहाँ, दी मैन whom you met, जिस व्यक्ति से आप मिले, जिस व्यक्ति से तुम मिले, इज माई फ्रेंड, मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। यहाँ लिखना है इज माई फ्रेंड, मेरा मित्र है, यानी कि मेरा दोस्त है वो। ये हुआ कंप्लीट। तो इस तरह से हमें क्या है कि क्लाउज के सेंटेंस को हम दो सेंटेंसों को जोड़ पाते हैं। तो इस तरह से आगे भी हम जो और कुछ और देख लीजिए सेंटेंस, कि आपको पूरा समझ में आ जाए, कि कभी गलती नहीं होगी। फिर आगे देखिए, अगला देखिए, जैसे the writer was the only person, लेखक एकमात्र व्यक्ति था। The conductor took him very friendly, ये हो इसका।
अब जैसे कि इसमें द राइटर वॉज द ओनली पर्सन, लेखक एकमात्र वह व्यक्ति था, द कंडक्टर यानी कि परिचालक ने, टुक हिम वेरी फ्रेंडली, उसे बहुत ही मैत्रीपूर्ण माना, उसे बहुत ही मैत्रीपूर्ण तरीके से लिया, ये भी है इसका। तो देखिए अब क्या करना है कि दी राइटर हमें ये लिखना है, ठीक है ना। अब हिम नहीं लिखना है, ये वाला हिम किसके लिए, राइटर के लिए है, ठीक है ना। और कंडक्टर परिचालक होता है, आपको पता ही है। देखते हैं, इसको लिखिएगा, दी राइटर, दी राइटर। अब क्या करना है, हाँ तो देखिए जो है ये वाक्य, द राइटर वॉज द ओनली पर्सन, ये भी आगे हमें लिखना है कि जैसे कि वॉज, क्योंकि आगे भी नाउन बैठा है ना, तो इस तरह से हमें एंटीसीडेंट आगे वाला यूज करना होगा। तो द ओनली, ओनली पर्सन, ये वह ओनली पर्सन, द राइटर वॉज द ओनली पर्सन, लेखक ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, होम, अब क्या करना है, होम लगाना है हमें। होम कौन, व्यक्ति, व्यक्ति के लिए हमने क्या लगाया, होम, यानी कि वह व्यक्ति, केवल एकमात्र इंसान, जिस एकमात्र इंसान को, ये मतलब हुआ, ठीक है ना। द कंडक्टर, द कंडक्टर, CONDUCTOR, कंडक्टर, द कंडक्टर, whom the conductor took very friendly, whom the conductor took very friendly, ये हुआ कंप्लीट, FRIENDLY। तो द राइटर वॉज द ओनली पर्सन, लेखक ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, whom the conductor took very friendly, जिसे परिचालक ने बहुत ही मैत्रीपूर्ण माना, ये हुआ, तो कंप्लीट हुआ। देख लीजिए, कुछ और भी वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ, एक वाक्य और समझ लीजिए इसी पर आधारित, जैसे कि I know the boy, मैं उस लड़के को जानता हूँ, I know the boy, मैं उस लड़के को जानता हूँ। The teacher punished, the teacher punished him, अध्यापक ने उसे क्या किया, पनिश किया, यानी कि सजा दिया। आई नो दी बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, ठीक है ना। आई नो दी बॉय, मैं उस लड़के को, यानी कोई विशेष लड़का, इसीलिए दी का यूज हुआ है ना, तो पर्टिकुलर कोई लड़का है, तो आई नो दी बॉय, मैं उस खास किस्म के लड़के को जानता हूँ। दी टीचर पनिश्ड हिम, अध्यापक ने उसे सजा दिया। अब लड़का यहाँ है, ये हमारा एंटीसीडेंट होगा, और हिम को हमें छोड़ना होगा, ये चीज हमें पहले से ही ज्ञात करनी है, जोड़ने से पहले। अब आपको मालूम है कि हमें लड़के के बारे में बताना है, हिम इधर देख रहे हैं, तो हिम को देखने से आपको पता चला कि यहाँ ऑब्जेक्ट को हटाना पड़ रहा है, तो हमें जाहिर होम से ही यूज करना होगा, होम को यूज दिखाना है और बाकी को जोड़ना है। कंजक्शन हमारा होम होगा, तो आई का आई लिखना है, नो का नो ही लिखना है, आई नो यहाँ नहीं लगता होम, ये ध्यान रखना है। आई नो दी बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, क्योंकि कंजक्शन नाउन के बाद में डलता है हमेशा, पहले नाउन डालिएगा एंटीसीडेंट, उसके बाद में आप अपना कंजक्शन रखिएगा। तो सब्जेक्ट की बात हो रही है तो हु को डालिएगा, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो हुम को डालिएगा, और यदि संबंधवाचक की बात हो रही है, पोजीशन की बात हो रही है, तो आप खुद को डालिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आई नो द बॉय, और निर्जीव वस्तु हो रही है तो फिर आप उसको बीच को लिखिएगा, या जानवर है तो बीच को लिखिएगा, ऐसा करिए। दी, आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ। होम, अब क्या है इसमें, होम को, होम से हम, होम हमारा कंजक्शन है, होम दी टीचर,
whom the teacher, TEACHER, ठीक है ना, ये हुआ whom the teacher punished, जिसे अध्यापक ने सजा दिया, PUNISHED, ये हुआ। I know the boy, मैं उस लड़के को जानता हूँ, यानी वो लड़का मेरे परिचित में है, whom the teacher punished, जिसे अध्यापक ने सजा दिया था, उस लड़के को मैं जानता हूँ, ये मतलब। अगला देखिएगा फोर्थ में। अब अगला जो सेंटेंस है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़े गौर से आप समझिएगा इसको कैसे नोट किया जा रहा है। दी गर्ल, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, दी गर्ल लिव्स नियर मी, नियर के बाद हमेशा ध्यान रखना है टू नहीं लगता, नियर दी सिटी, नियर दी ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना, या नियर दी रूम, नियर मी, नियर हिम, नियर देम, नियर यू, तो आपके नजदीक। तो ये कहने का मतलब है नियर जो है ये हमेशा इसके बाद में तुरंत ही नाउन या प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्ट रूप आ जाएगा इसके बाद में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसके बाद कभी टू नहीं लगता, कई बार भूल में कई लोग टू लगा देते हैं, नियर टू मी करते हैं, तो टू नहीं लगता इसमें, बोलने में भले ही अच्छा लगे लेकिन लगता नहीं है, नियम नहीं है, ये गलत होता है। आगे देखिए, द गर्ल लिव्स नियर मी, लड़का मेरे नजदीक रहता है, ये पहला सेंटेंस हुआ। आगे देखते हैं कि जैसे अब आगे मैं लिख रहा हूं कि शी फाउंड द डॉग, शी फाउंड द डॉग, ये हुआ इसका अगला वाक्य। इसे हम क्या करेंगे कि उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि पहले हमें क्या करना है। देखिए अब दी गर्ल, ये वाला हमें नाउन देखना है, ठीक है ना, अब हमें इसको लिखना है दी गर्ल। अब ये जो सब्जेक्ट है, लड़की क्या है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट वाली बात नहीं है, दी गर्ल यहाँ सब्जेक्ट रूप में है ये, तो दी गर्ल, दी गर्ल, अब क्या करना है, दी गर्ल हु फाउंड द डॉग, जिसने कुत्ते को पाया था, जिस लड़की ने कुत्ते को देखा था, मान लीजिए कुत्ते को पाया था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फाउंड, FOUND, फाउंड द गर्ल, फाउंड द डॉग, फाउंड द डॉग, ये हुआ डॉग। देखिए द गर्ल हु, यानी जिस लड़की ने, फाउंड द डॉग, कुत्ते को देखा या कुत्ते को पाया था, पाया का मतलब देखा, जिस लड़की ने कुत्ते को देखा था, लिव्स नियर मी, मेरे नजदीक रहती है, क्या करती है वो, लिव्स नियर, NEAR, नियर मी, मेरे नजदीक रहती है। तो अब देखिए दी गर्ल हु फाउंड द गर्ल, हु फाउंड द डॉग, जिस लड़के ने कुत्ते को पाया था, कुत्ते को देखा था, लिव्स नियर मी, मेरे नजदीक रहती है। तो ये हुआ, यानी कि लड़की की विशेषता इसमें बताई गई है, ठीक है ना, एडजेक्टिव हो जाता है यहाँ ये, तो ये विशेषता इसमें बताई गई इसकी। और आगे जो है देख लीजिए कि द गर्ल लिव्स नियर मी, लड़की वह मेरे नजदीक रहती है, कौन, हु फाउंड द डॉग, जिसने उस कुत्ते को देखा था या पाया था, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद में अगला, अब इसमें हु से इस वाक्य को जोड़ा गया है, या आपको आप इस वाक्य को जो है दैट से भी जोड़ सकते थे, लेकिन दैट या हु से हम इसको जोड़ सकते हैं, या हु भी, हु के स्थान पर दैट भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि दैट तीनों में चलता है, व्यक्ति के लिए भी आता है और निर्जीव के लिए भी आता है और जानवरों के लिए भी आता है, तो ये खास करके देखना, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति और एक कुत्ता दो है, इसमें जानवर और कुत्ता जब दोनों साथ में आते हैं तो दैट का भी यूज हम कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला है सेंटेंस। जैसे मान लीजिए अगला मैं लिख रहा हूं कि अगर मैं लिखता हूं द बॉय इज माय फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है, ये हुआ, द बॉय इज माय फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है। अब अगला जो सेंटेंस अगर मैं लिखूं, ही ब्रॉट
he broke the window, WINDOW, विंडो। देखिए, द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है वो। ही ब्रोक द विंडो, उसने खिड़की को तोड़ दिया था, उसने खिड़की को तोड़ दिया था। अब क्या करना है इसमें कि अब लड़के के बारे में कहा जा रहा है ना, तो क्या करना है, अब हु से इस वाक्य को हमें लिखना है, हु से लिखना है। अब कि देखना है कि द बॉय हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में अब यहाँ से हु लिखेगा, द बॉय हु करके अब इस ही को हटाइएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए हम लगा रहे हैं लड़का जो। अब दूसरे वाक्य का ही हट जाएगा, क्योंकि हु से हमने इसको, हु किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है। लड़का कौन है, ही है, ठीक है। अब द बॉय इज माई फ्रेंड, वह लड़का मेरा दोस्त है। कौन लड़का, अब लड़का यही है, ये इसी लड़के ने खिड़की को तोड़ा था, ठीक है ना। तो व्यक्ति दोनों में, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट है वो एक ही है। अब एक ही है तो हमें इसको नाउन को लिखना है, प्रोनाउन को नहीं लिखना है, और हमें इसकी जगह हु को लगाना है, ठीक है। एंटीसीडेंट हुआ बॉय। अब क्या करेंगे इसमें कि हु ब्रॉक द विंडो, हु ब्रॉक द विंडो, जिसने खिड़की को तोड़ा, द विंडो। अब ये इसमें क्या है कि विंडो कर दिया इसमें, ठीक है। द बॉय हु ब्रॉक द विंडो, जिस लड़के ने खिड़की को तोड़ा था। अब ये क्या लिखेंगे, इज माई फ्रेंड, तो यहाँ क्या होगा, इज माई फ्रेंड, वो लड़का मेरा दोस्त निकला, यानी मेरा दोस्त है, ये हुआ। अब अगला देखिए, अगला जो है सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है जैसे कि मान लीजिए, द मैन कैम टू सी मी, वह व्यक्ति मेरे से मिलने के लिए आया। द मैन केम टू सी मी, वह व्यक्ति मुझे देखने के लिए, देखने नहीं, मिलने के लिए आया। देखने के लिए कोई नहीं आता, मिलने के लिए आते हैं सभी। तो यहाँ सी का मतलब है मिलना, तो द मैन केम टू सी मी, वह व्यक्ति मेरे से मिलने के लिए आया। ये था पहला सेंटेंस। He lost his bag, अब लिखो इसमें, द मैन केम टू सी मी, वह व्यक्ति मेरे से मिलने के लिए आया। ही लॉस्ट हिज बैग, उसका बैग खो गया था, उसने अपना बैग खो दिया था। व्यक्ति कभी भी अपना बैग खोता नहीं है, उसकी बैग खो जाती है, जानबूझकर कोई नहीं खोता अपनी बैग को। तो ही लॉस्ट हिज बैग, उसने अपना बैग खो दिया था, अर्थात उसका बैग खो गया था। तो अब क्या करना है कि अब हमें दी मैन केम टू सी मी, व्यक्ति मेरे से मिलने के लिए आया। कौन व्यक्ति मेरे से मिलने के लिए आया, यही व्यक्ति जो है ना, यही मेरे से मिलने के लिए आया था, और इसी व्यक्ति का बैग खो गया था। तो फिर हमें इसको, प्रोनाउन को हटाना होगा और मैन को लिखना होगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं इसको इस तरह। तो दी मैन हु, अब हु किसके तुरंत लिखना है, हु, और फिर दूसरे वाले वाक्य को वर्ब से यहाँ से लिखना है। तो ये हुआ लॉस्ट, हु लॉस्ट हिज बैग, जिसने अपना बैग खो दिया था, लॉस्ट हिज। अब इसमें क्या है कि बैग, जिस व्यक्ति ने अपना बैग खो दिया था, कैम टू सी मी, वो मेरे से मिलने के लिए आया था, यानी वह व्यक्ति जिसने अपना बैग खो दिया था, कैम टू सी मी, कैम टू सी मी, कैम टू सी, कैम टू सी मी, मेरे से मिलने के लिए आया था। एक बार वह व्यक्ति जिसकी बैग खो गई थी, मेरे से मिलने के लिए आया हुआ था। ये हुआ कंप्लीट।
अगला लिखता हूं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लिखूं यहाँ दी वुमन wants to see you। वह महिला आपसे मिलने के लिए मिलना चाहती थी। जैसे दी वुमन वांट्स, महिला चाहती थी, टू सी यू, आपसे मिलना, वह महिला आपसे मिलना चाहती थी। तो इस तरह से देखिए, अब इसमें आपको नाउन कहाँ दिखाई देता है, आप देखिए नाउन को देखने के बाद में आप इसमें पता लगाएं कि आपको कहाँ से पर वो कंजक्शन रखना है। She saw the accident, 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 ये आपका बन गया क्वेश्चन। देखिए आप, the man wants to see you, the woman wants to see you, महिला आपसे मिलना चाहती है। she saw the accident, उसने उस जो है एक्सीडेंट को, दुर्घटना को देखा था। तो अब क्या करना है कि महिला कौन है, कौन मिलना चाहती है, ये महिला, और यही महिला जिसने एक्सीडेंट को देखा था। तो एक ही चीज के लिए दो सब्जेक्ट नहीं चाहिए, एक ही काम को करने वाले के लिए एक ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। सो सब्जेक्ट वो एक ही होगा, दो सब्जेक्ट नहीं चाहिए एक ही चीज को दर्शाने के लिए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हमें नाउन चाहिए, प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रोनाउन कभी भी नहीं लिखिएगा नाउन के होते। तो हमें क्या करना है, नाउन लिखना है। नाउन ही तो हमारा एंटीसीडेंट बनता है, दी वुमन। हमें क्या लिखना है यहाँ, दी वुमन। अब वुमन को दर्शाने के लिए हम ये सब्जेक्ट को हटाए हैं, तो सब जिस चीज को हटाए वहां से आपको पता चल रहा है कि हमें क्या रखना है। हु तभी लगाना है जब हम सब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं। अगर हम हिम को छोड़ रहे हैं तो आपको हुम लगाना है, ये देखना है, पूरा ध्यान दें। तो दी वुमन हु करके हु सॉ द एक्सीडेंट, हु सॉ द एक्सीडेंट, जिसने एक्सीडेंट को देखा था, ACCIDENT, एक्सीडेंट, ठीक है ना, ये हुआ। देखिए अब क्या बनता है कि दी वुमन हु सॉ द एक्सीडेंट, जिस महिला ने एक्सीडेंट को देखा था, wants to see you, आपसे मिलने के लिए आई, मिलना चाहती है, वो आपसे मिलना चाहती है। तो क्या होगा, wants। अब क्या करना है, ये wants to see you, wants to see you, आपसे मिलना चाहती है, कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि वाक्य को सब्जेक्ट यदि है तो सब्जेक्ट को दिखाने के लिए हम हु का यूज करते हैं, और एंटीसीडेंट को लगा करके उसके बाद हु लगाएंगे, और हु के बाद में हम उसकी नाउन की विशेषता वाला जो सेंटेंस है उसको जोड़ेंगे और शेष वाक्य को उतार देंगे। आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद में अगला सेंटेंस जो है, अगर मैं लिखता हूं इस तरह, द मैन वॉज काउट बाय द पुलिस, कॉट बाय द पुलिस, उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया था, ये इसकी हिंदी। अगर मैं यहां लिखूं, द मैन स्टोल, स्टील का मतलब चुराना, स्टोल मैंने चुराया, स्टोलन मैंने चुरा चुका, तो ये सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। तो द मैन स्टोल द मनी, स्टोल द मनी, वह व्यक्ति, यानी उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया था, was caught by the पुलिस, पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। the man stole the money, उस व्यक्ति ने पैसा चुरा लिया था, धन चुरा लिया था, पैसा चुरा लिया था। तो the man एक बार इसमें जब लिखा गया तो दूसरी बार उसको नहीं लिखा जाएगा, the man दोबारा नहीं लिखेंगे, ये बात इसमें। तो अब एक ही चीज को दिखाने के लिए दो नाउन में कभी नहीं आते, ठीक है ना। यही व्यक्ति है जिसने पैसा चुराया था और यही व्यक्ति है जिसको पुलिस ने पकड़ लिया था, तो फिर एक ही बार लिखना हुआ इसको। तो आगे लिखते हैं, the man who
अब इस व्यक्ति कौन है जिसको पुलिस ने पकड़ ली, इस व्यक्ति की विशेषता बतानी, एडजेक्टिव बताना है इसको। तो इसकी विशेषता ये है कि स्टॉल दी मनी। अब क्या किया था इसने, स्टॉल दी मनी किया था, STOLE, स्टॉल दी मनी, MONEY, स्टॉल दी मनी। द मैन हु स्टॉल दी मनी, जिस व्यक्ति ने पैसा चुरा लिया था, was caught by the पुलिस। अब यहाँ से यहाँ तक लिखना है, was लिख करके was caught, CAUGST, caught by the police, was caught by the police, पुलिस के द्वारा उसे पकड़ लिया गया था। कंप्लीट हुआ बात ये। तो द मैन हु स्टॉल द मनी, जिस व्यक्ति ने पैसा चुरा लिया था, was caught by the police, पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था, ये हुआ। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। देखिए अगला जो सेंटेंस है, अगला हम लिखने वाले हैं जी, अगर मैं लिखूं यहाँ द प्लेयर was very happy, the player was very happy, प्लेयर मीनिंग खिलाड़ी, खिलाड़ी बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था। He scored the goal, GOAL, खिलाड़ी बहुत खुश था, he scored the goal, उसने लक्ष्य को पा लिया था। अब खिलाड़ी जब है तो यही व्यक्ति ही है, तो ही नहीं लगाना है, दी प्लेयर को लिख लेना है। अगर यहाँ भी प्लेयर होता तो एक को हम छोड़ देते, क्योंकि एक ही व्यक्ति है दोनों, तो फिर एक बार लिखना है, दूसरी बार लिखना नहीं उसको। तो लिखते हैं सबसे पहले क्या, दी प्लेयर, दी प्लेयर, दी प्लेयर who scored the goal, जिसने लक्ष्य को पा लिया था, जिस खिलाड़ी ने लक्ष्य को पा लिया था, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, was very happy, बहुत खुश था। तो यहाँ क्या लिखेंगे, was very happy, तो ये हुआ happy, लड़का बहुत ही जो है, प्लेयर जो है बहुत ही खुश था। The player who scored the goal was very happy, बहुत खुश था। तो ये हुआ पूरा। लिखते हैं अगला। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ रहा है, कि वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और अगला देखिए, अगला देखना है आपको सेंटेंस। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ दी मैन इज माई अंकल, वह व्यक्ति मेरा अंकल है। He told you about the fire, उसने आपको फायर, FIRE, फायर, देखिए दी मैन इज माई अंकल, वह व्यक्ति मेरा अंकल है। ही टोल्ड यू, जिसने आपको बताया था, अबाउट दी फायर, अग्नि के बारे में, जिसने आपको अग्नि के बारे में, अग्नि लगने के बारे में बताया था। तो देखो आगे, दी मैन, यही तो है वो, है ना। तो फिर हमें दी मैन लिखना है, तो ही नहीं लिखना है, क्योंकि ये प्रोनाउन है, एक ही चीज, एक ही व्यक्ति है, दोनों वाक्य में व्यक्ति एक ही है, तो एक बार दी मैन लिखेंगे तो ही नहीं लिखने की आवश्यकता। अब क्या करेंगे, दी मैन लिख करके हम इसके बाद में हु लिख देंगे। तो दी मैन लिखेंगे पहले, दी मैन, इस तरह दी मैन हु लिखने के बाद में लिखते हैं दूसरा वाक्य, ये पूरा उतार देंगे। टोल्ड यू, हु टोल्ड, जिसने बताया था, हु टोल्ड यू, जिसने आपको बताया था, अबाउट द फायर, अग्नि के बारे में, अबाउट द फायर,
अबाउट द फायर, यानी फायर के बारे में जिसने आपको बताया था, इज माई अंकल, मेरे अंकल है वो, मेरे अंकल है वो, इज माई अंकल, इज माई अंकल, कंप्लीट हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में लिखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा पूरा पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।